की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। तो हाल फिलहाल में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं कृषि के क्षेत्र में विकास और विस्तार के लिए, इन्हीं तमाम जानकारियों को आज हम कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। शहद प्रकृति का एक बहुत ही अनमोल उपहार है। ये स्वादिष्ट भी होता है और सेहत से भरपूर भी। इसी गुण के चलते 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर शहद की क्या स्थिति है, सरकार इसे और भी ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह के कदम उठा रही है, आइए इन तमाम जानकारियों को आप तक पहुँचाते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। शहद का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, बल्कि आयुर्वेद में तो इसे औषधि का दर्जा प्राप्त है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने की वजह से ही दुनिया भर में इसके प्रोत्साहन पर जोर दिया जा रहा है। विश्व मधुमक्खी दिवस को मनाने के पीछे भी बड़ा कारण यही है। इस दिवस का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाने की मंजूरी दी और 2018 में पहली बार इसे मनाया गया। इस बार की थीम बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रखी गई है, जिसका मतलब है मधुमक्खी परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में जुटी है। भारत में शहद उत्पादन को प्रोत्साहित करने और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। इन कोशिशों के नतीजे भी सामने आ रहे हैं और यहाँ शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे 10 सबसे बड़े शहद उत्पादक राज्य हैं। ये राज्य भारत को दुनिया के सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में शामिल कर देते हैं। वर्तमान में हमारा देश सालाना लगभग 1,33,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन कर रहा है, जबकि 2013-14 के दौरान ये आंकड़ा महज 76,150 मीट्रिक टन था। अधिक शहद उत्पादन की वजह से ही हम इसका निर्यात करने की स्थिति में हैं, बल्कि हम दुनिया के मुख्य शहद निर्यातक देशों में शामिल हो गए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान दुनिया भर में 74,413 मीट्रिक टन से भी अधिक शहद का निर्यात भारत से किया गया, जबकि 2013-14 में कुल निर्यात 28,278 टन के ही आसपास था। शहद के मामले में भारत की स्थिति को और बेहतर बनाने और मधुमक्खी पालन उद्योग को बढ़ाने के लिए 2017 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन की स्थापना की गई। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत
केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है और इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना इस मिशन का उद्देश्य है, यानी इसका मकसद गुणवत्तापूर्ण शहद और दूसरे संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तेजी लाना है। मिशन के अंतर्गत ही मधु क्रांति पोर्टल एक और पहल है, जो शहद और दूसरे मधुमक्खी उत्पादों के स्रोत का पता लगाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और ब्लॉकचेन प्रणाली विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। फिलहाल मधु क्रांति पोर्टल पर 20 लाख से अधिक मधुमक्खी बस्तियों ने पंजीकरण कराया है। इसके अलावा सरकार शहद की जीआई टैगिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। जीआई टैगिंग उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करती है और प्रामाणिकता का आश्वासन देती है। उम्मीद की जा रही है कि इससे शहद में मिलावट रोकने में मदद मिलेगी। दिल्ली के आईएनए में स्थित दिल्ली हाट में हाल ही में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिपुरा की जैविक क्वीन अनानास को लॉन्च किया गया। आइए क्या कुछ खास रहा इसमें दिखाते हैं आपको। दिल्ली हाट आईएनए में त्रिपुरा की जैविक क्वीन अनानास को लॉन्च किया गया। ये कार्यक्रम त्रिपुरा सरकार, स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एवं मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, त्रिपुरा की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रतनलाल नाथ, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव लोक रंजन, त्रिपुरा की कृषि सचिव अपूर्वा राय एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि त्रिपुरा की जैविक क्वीन अनानास को यहाँ प्रदर्शित किया गया। इसकी अनेक विशिष्टताओं के चलते गुणवत्ता से भरपूर होने के कारण ये सेहत के लिए उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती में काफी सफलता हासिल हुई है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं।
पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हरियाणा के एक सफल किसान शैलेंद्र कुमार से। ये अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अब इन्होंने क्यों प्राकृतिक खेती को ही चुना, कब इसकी शुरुआत की, कौन सी चुनौतियों का इन्होंने सामना किया, आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए रुख करते हैं हमारे सफल किसान का। प्राकृतिक खेती को जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं, जिससे किसान कम लागत में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। प्राकृतिक खेती की खासियत ये है कि ये देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इस पद्धति में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खेती में इस पद्धति को अपनाना किसानों के लिए जरूरत बन गई है। प्राकृतिक खेती के कई फायदे हैं। इसके लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। आज बात करते हैं ऐसे ही एक सफल किसान शैलेंद्र सिंह की, जो गांव उपलाना हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती से होने वाले इन्हीं फायदों को जानकर इसे पूरी तरह से अपना लिया है। शैलेंद्र सिंह वर्ष 2013 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में मुख्य फसल के रूप में धान, गेहूं, चना, सरसों और अलसी लगा रखी है, जिसे वे पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से उपजा रहे हैं और प्राप्त उपज को बाजार में बेच मुनाफा भी कमा रहे हैं। 2013 से जैविक खेती, जो कि प्राकृतिक है, पूर्णतः प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इसमें हम धान, मुख्यतः फसल धान और गेहूं और चना, सरसों, ये सभी, अलसी, ये सभी फसलें ले रहे हैं और ये हम खुद अपने आप ग्रेडिंग करके, पैक करके और इसको मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। आज के समय में शुद्ध चीजें जैसे लुप्त सी होती जा रही है। खान पान में शुद्धता की कमी होने का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में हमारे देश के किसान और पशुपालक की जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे वे शुद्ध चीजों की उपलब्धता करा सके। यही कारण है कि शैलेंद्र सिंह ने अपने फार्म पर देसी किस्मों की गाय पालन भी करते हैं, जैसे साहिवाल, हरियाणा नस्ल। इन पशुओं को दिए जाने वाला चारा भी वे अपने खेत में ही उगाते हैं, जिसे खाकर पशु स्वस्थ रहते हैं और इन्हीं देसी गायों से शुद्ध दूध भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा प्राप्त दूध की प्रोसेसिंग कर वे शुद्ध घी भी बनाते हैं। शुद्धता की बात करें तो आजकल जो कि मिलावटी इतना मिल रहा है और ऊपर से शुद्ध भी नहीं मिल रहा है और HF का दूध भी मिल रहा है, जो कि शुद्ध नहीं होता है। अब A2 की बात करें तो A2 मिल्क तुम्हें साहिवाल में या हरियाणा नस्ल अपनी देसी गायों में मिलेगा, जो कि हमने रखा हुआ है। हम चारा जो सा है खुद उगाते हैं, आटा हमारा है, सरसों का खल हमारा है,
चने की चूरी हमारी है, और जो सा मूंग है, मूंग का जो चूरा बचता है वो भी हमारा है। तो हम ये सभी चीज़ अपनी गायों को देते हैं, जिससे कि शुद्ध ऑर्गेनिक दूध हमें उपलब्ध हो जाता है। वो फ़िलहाल हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, पर उसको प्रोसेस करके 3500 रुपये तक का हमारा घी निकल जाता है, जो कि 101% शुद्ध प्राकृतिक घी है। शैलेंद्र सिंह अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र जाते रहते हैं ताकि उन्हें प्राकृतिक खेती से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारी सी ट्रेनिंग भी ली है, जैसे डेयरी पशुपालन की ट्रेनिंग, केचुआ उत्पादन की ट्रेनिंग और विभिन्न प्रकार की। और हम इनको तकनीकी उत्पाद देते रहते हैं समय समय पर। जैसे अब की बार हमने इनके यहाँ पर जो हमारी पहली पंक्ति प्रदर्शनी होती है चने में वो और सरसों में, वो हमने यहाँ पे उपलब्ध कराई है। ये बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और ये प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह का मानना है कि रासायनिक खेती में खर्च ज्यादा आता है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाजार से खरीद कर कुछ भी नहीं डालना पड़ता, जिससे किसान को अधिक फायदा होता है। शैलेंद्र सिंह के पास एक दुकान भी है। खेत से प्राप्त उपज की प्रोसेसिंग कर वे उत्पादों को किसानों और बाजार में उपलब्ध कराते हैं। हमने जैसे कि पानीपत एक स्टोर किया है, एक हमारा असंत स्टोर है और एक करनाल है 8 सेक्टर में। तो हम सभी किसानों को आमंत्रित करते हैं जो कि प्राकृतिक या जैविक किसान हैं कि वहाँ पे आएँ, अपना माल लाएं और वहाँ पे बिना किसी कॉस्ट को पे करे वहाँ पे अपना माल बेचें, जिससे कि उनको मुनाफा हो। अगर वो सभी किसान किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी कोई बल्क बायर है उसके पास जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है। वो कम से कम 40% वो मांग खड़े होते हैं। अब 40% मांग जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनको रेट बढ़ाना पड़ता है। रेट बढ़ाना पड़ता है तो उनका माल नहीं बिकता है। तो ये एक बहुत मुख्य समस्या है, जिसको देखते हुए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी किसानों को आमंत्रित कर दिया है। वहाँ पे टेबलें होंगी, वहाँ पे दोपहर का अपने चाय नाश्ता जो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपना माल बेचें और अच्छी कीमत उनको मिल जाए। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती है, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बचे रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती है, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको बताएं कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है।
ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। एक ऐसी ऐप है जो आपको घर बैठे बैठे ही ये सुविधा मुहैया करवाती है कि देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं आप उनका हाल जान सकते हैं, किस जिन्स के भाव किस स्थिति में बने हुए हैं इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बस इसके लिए करवाना होता है आपको इस ऐप में रजिस्ट्रेशन। तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है आइए आपको बताएं। कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत,
प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।